दिल्ली कूच की तैयारी तेज कर दी है। किसानों को शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार है। चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आगामी रणनीति का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन है। एक तरफ किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। बता दें कि 10 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। आज इसका अंतिम दिन है। इसको लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल। क्या चुनाव से पहले दबाव बनाने की मंशा हो रही है किसान संगठनों की तरफ से? एक बार फिर से क्या किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब उठने शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर जब रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, मैं हमने पहले भी ये कही थी बात, कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी। लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे। रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएँ। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। अभी नई सरकार बनी, आंदोलन अभी शुरू हुआ है। अगले 5 साल मजबूती के साथ आंदोलन लड़ेंगे, और हरियाणा से बीजेपी चली जाएगी तो पंजाब से ट्रैक्टर चलेगा और जाकर के दिल्ली की छाती पर रुकेगा। ऐसा है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है ये, और ये प्रजातंत्र देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी को रोकने का अधिकार नहीं। ऐसा है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है ये, और ये प्रजातंत्र देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी को रोकने का अधिकार नहीं। तो अब देखना ये होगा कि किसानों का आगे क्या रुख रहता है, क्योंकि किसान अपना रुख वैसे पहले साफ कर चुके हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जिसमें किसानों की प्रतिक्रियाएं भी थी और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी थी। चुनाव से ठीक पहले ये जो माहौल बनने की तैयारी इस वक्त दिखाई दे रही है, तो क्या किसान आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू होगी? क्योंकि न केवल दिल्ली तक किसान रुकने की, हरियाणा तक किसान सिमटने की बात कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली कूच की तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किसान संगठन जो ये बातें कह रहे हैं, किसी आश्वासन पर ये बातें खत्म होती हैं या फिर इसका रूप वही देखने को मिलता है जो किसान आंदोलन के समय में हम सब ने देखा था। तो किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी तेज हो गई है। अब इस पूरे मसले पर हम इस पर बातचीत भी करेंगे। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुरेश रोड हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनोज जागलान किसान नेता हैं हमारे साथ, और कुछ ही देर बाद एडवोकेट उदय प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कानूनी पहलू पर। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपका मैं रुख कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि किसान आंदोलन की आहट हमने देखी और उसके बाद अब एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीर उभरने की तैयारी चल रही है। आरोप सीधे सीधे सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, हमारे पास वीडियो हैं, फुटेज हैं, तमाम तरह के एविडेंस हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस दिशा में जा रहा है ये माहौल? नमस्कार सोनल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए, किसी भी सरकार का काम होता है कि कानून व्यवस्था को पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अच्छे तरीके से रखे कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सारे पहलुओं पर जो चीजें की गई, वो सारी चीजें उन कानून व्यवस्था को हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर सब जगह एक समानता के साथ चले, किसी भी हरियाणवी को या नागरिक को कोई भी समस्या ना आए, उसको लेकर के ये सारी चीजें की गई थी। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं, तब भी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि खोल ही देना। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सबसे बातचीत करके अगर माहौल लगता है खोलने का, तो उसकी तरफ कदम बढ़ाने की तरफ आगे चलना है। लेकिन हरियाणा सरकार को लगा है कि अभी भी ऐसा माहौल नहीं बना है, कि उस सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है कि जिस कंडीशन के अंदर उस बैरिकेटिंग को या जो भी चीजें हैं उनको खोल दिया जाए या शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए। ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, किसानों के साथ लगातार संवाद जारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, सारे किसानों के साथ बैठ के बातचीत हो रही है, हर पहलू के ऊपर पहले भी बातें करते रहे, आज भी हम बातें कर रहे हैं। किसान की हितैषी अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो। एमएसपी को बढ़ाने की बात है तो मैं लगातार खरीफ की फसलों की जो अभी कितनी ज्यादा एमएसपी बढ़ाई है, वो सारे आंकड़े भी आज मेरे पास हैं। तो हर चीज को लेकर किसान सम्मान निधि भी अगर 6,000 रुपए किसान के खाते में दी जा रही है, तो वो भी भाजपा की सरकार में दिया जा रहा है। भावांतर भरपाई अगर दी जा रही है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी जा रही है। आज हरियाणा के अंदर अगर 14 फसलों पर एमएसपी के साथ कोई फसलें खरीद पा रही है सरकार, तो वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके उलट अगर पंजाब के किसानों को इतना परेशानी आ रही है, तो वहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी विफलताएं हैं ये। अगर वो भी फसलों को एमएसपी पर खरीद ले, वो भी किसानों को भावांतर योजना दे दे, वो भी एसवाईएल का पानी पंजाब को और हरियाणा के किसानों को दे दे, तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं और सारे किसान भाई खुशहाल हो सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 6,000 सम्मान निधि वो हर एक किसान के खाते में जाती है। सारी बातें आप गिनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, और ये बनता है क्योंकि आपकी सरकार जो काम करेगी वो आप जनता के बीच लेकर भी आएंगे। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की स्थिति आई है, कि जो आपकी एसआईटी की रिपोर्ट है उस पर भी किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अगर हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी इसमें शामिल होगा जांच में तो हम इसको खारिज कर देंगे। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया फिर? ये तो जो संस्थाएं हैं या जो भी किसान संगठन है, वो क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, जब वो लोग वोट दे करके पहले पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी भाजपा की सरकार बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं बदला जाता, एडमिनिस्ट्रेशन वही रहता है, सिर्फ सरकारें बदलती हैं। अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उनको भरोसा रखना चाहिए, कानून प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। मैं एक बात और भी कहूंगा सोनल जी, इसमें जब कोई फैसला किसी के हक में आ जाता है तो न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही होती है। अगर वही फैसला न्यायपालिका का उनके विरुद्ध आ जाता है तो लोग कहने लग जाते हैं भाई न्यायपालिका अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा भी और हमने देखा भी है। आज अरविंद केजरीवाल बोलते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन जेल के अंदर पड़े हैं। अगर जेल के अंदर है तो गलत काम करके पहुंचे ना, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। अगर वो छूट जाते हैं तो आम आदमी पार्टी वाले पटाखे छुटाने लग जाते हैं कि पंजाब के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, कि भाई हम अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, जेल में चले जाए तो बोला न्यायपालिका बोला भाजपा के साथ काम कर रही है। तो किस तरीके का दोहरा मापदंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल। मनोज जागलान हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मनोज जागलान जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल एक लंबी फेहरिस्त गिनवा रहे हैं कि क्या काम किए गए हैं सरकार की तरफ से किसानों के लिए, लेकिन अब ये जो स्थिति बन रही है, ये क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है? क्यों आप लोगों के बीच तालमेल का माहौल नहीं बन पा रहा है? देखिए सोनल जी, जब 2020-21 में एक आंदोलन शुरू हुआ, 2021 में उस आंदोलन वो पीक पे था, 378 दिन 3 कृषि कानूनों को लेके वो आंदोलन चला था। उस आंदोलन में केंद्र की सरकार से हमारा समझौते के वक्त ये फैसला हुआ था कि केंद्र की सरकार देश के किसानों को एक एमएसपी का गारंटी कानून बना के देगी और देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए जो फैसला होगा उस पर बात करेगी। देखिए, उस आंदोलन के खत्म होने के बाद जो केंद्र सरकार ने समिति बनाई उसमें 36 मेंबर लिए, लेकिन उसमें से जो किसान संगठन जो देश की सीमाओं पर रह के, दिल्ली की सीमाओं पर रह के आंदोलन लड़ रहे थे, उसमें से मात्र 3 किसान प्रतिनिधियों को किसान नेताओं के तौर पर लिया गया। तो देखिए, बहुमत अपने पास रख के और बीजेपी की सरकार फिर कहती है कि हम देश के किसानों को उचित फसलों का भाव देना चाहते हैं। सोनल जी देखिए, सीएसीपी एक संस्था है और सीएसीपी
जो फसलों पे सुझाव देती है उसके हिसाब से हम बार बार सरकार को कह चुके हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के हिसाब से हमें हर फसल पे लगभग 300 से 500 700 रुपए प्रति क्विंटल घाटा हो रहा है। हम ये सरकार के समक्ष भी और सरकार के नेताओं के समक्ष भी अपना डाटा बार बार प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन उस डाटा को सुनने वाला, उस डाटा को समझने वाला सरकार का कोई अधिकारी या सरकार का कोई नेता आज तक हमें नहीं मिला। साथ ही साथ OECD एक संगठन बार बार ये रिपोर्ट अपनी दे रहा है कि 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसानों से जिन जिन सरकारों ने जिन जिन फसलों के जो भाव देने के वायदे किए थे, वो किसानों को उनकी फसलों के भाव न मिलने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। और अभी उसी OECD संगठन ने 2022-23 का अपना डाटा दिया, उसमें मात्र एक साल में किसानों को 22.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश के किसानों को हुआ है। देखिए सोनल जी, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से सीधी है। देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब मोदी जी खुद पैरवी करते थे कि देश के किसानों को MSP का गारंटी कानून मिलना चाहिए, देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, देश के किसानों को कर्ज मुक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2014 में सत्ता बदलने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही किए वायदों को भूल गए। हम तो उन वायदों को याद दिलाने उस पर हम डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एडवोकेट उदय प्रताप सिंह हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट उदय प्रताप सिंह जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस डिसीजन को, क्योंकि किसानों को इंतजार है कोर्ट के फैसले का, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि रास्ते नहीं खुलेंगे, हाउ इट अफेक्ट्स टू ईच अदर? टू whom? जी, एडवोकेट उदय प्रताप सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, you are audible. Yes. What are you asking? How it affect to whom? ये जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा ही, लेकिन इस बीच सरकार ये कह रही है कि ये म्यूचुअल हमसे इसको लेकर राय ली जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा कानूनी पहलू को समझना चाहूंगी कि ये डिसीजन किस तरीके से देखते हैं आप? जो सरकार का ये रोड बंद करने का फैसला है, ये तो बिल्कुल भी लीगली स्टैंड नहीं करता है। हाँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले किसानों के हक में एक PIL दायर की थी 13 फरवरी को, जब इनकी दिल्ली चलो की कॉल थी। वैसे जब सरकार ने हरियाणा में, तो हरियाणा सरकार थी जो स्टेट ऑफ हरियाणा था, इन्होंने गाँव में जाके किसानों को थ्रेटन करना शुरू कर दिया था कि अगर आप जाओगे, इसमें ज्वाइन करोगे प्रोटेस्ट में, तो आपके ट्रैक्टर सीज कर लेंगे, आपके पासपोर्ट सीज कर लेंगे। कुछ ऐसी बातें आई थी मेरे सामने थ्रू वेरियस वीडियोस। तो उसके बाद एक बैरिकेडिंग कर दी थी कि पंजाब के किसान दिल्ली नहीं जा सकते, जो मेरे को सिविल लिबर्टीज पे सीधा अटैक लगा। तो उसके अगेंस्ट मैंने उसको चैलेंज करते हुए सारे को, तो किसानों को उनके हक दिलाने के लिए सबसे पहले PIL दायर की थी। उसमें अब ये कंफ्यूजन मुझे अभी क्लियर हुआ है, क्योंकि आप हाई कोर्ट से लॉयर तो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप साथ ही याचिकाकर्ता भी हैं, तो आप इसको और बेहतर इलैबोरेट कर पाएंगे, प्लीज कैरी ऑन। जी, तो उसके बाद हमने 28 मई को एक बहस करी थी, जिसमें आफ्टर शुभकरण डेथ जो जुडिशियल प्रोब की जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है, हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सुरेश रोड जी का रुख कर लेती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, अब एक बार फिर से, चूंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, मुद्दे जोर पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब जो किसान आंदोलन का मुद्दा अभी ठंडा हुआ ही नहीं था, एक बार फिर से गर्मजोशी से हमारे सामने है। सोनल जी, ठंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग या नेता होने ही नहीं देते। देखिए, इन्होंने किसानों को एक तरह से शहीद होने पे मजबूर किया। 750 से ज्यादा किसानों की शहीदी हुई, और ये टीवी पर बैठकर डिबेट में और अपने भाषणों में, रैली तो खैर ये कर ही नहीं सकते हरियाणा के किसी प्रदेश में, जो नुक्कड़ सभा करते हैं, दाएं बाएं क्या बात करते हैं, कहीं चाय की दुकान पे बैठ के, कहीं और, कि 14 फसलों पे MSP हम देते हैं। अगर 14 फसलों पे MSP आप दे रहे थे, तो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र तोमर जब कृषि मंत्री था, तो क्यों नहीं आया वो किसान आंदोलन के समय में बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों से बातचीत करने, क्यों नहीं सबूत दिखाई? ये तो कटे पे नमक छिड़कने वाली बात करने वाली सरकार है।
इतना लंबा आंदोलन आजादी के बाद पहली बार चला, इतने किसानों की पहली बार जान चली गई इनकी गलती के कारण। और इन्होंने जो यातनाएं दी, कभी मुगलों ने दी होंगी, कभी अंग्रेजों ने दी होंगी सोनल जी, लेकिन आजाद भारत में अपनी ही चुनी हुई सरकार ने अपने ही मतदाताओं पर और अपनी ही जनता पर इस तरीके का कहर ढाया हो, तो यह शायद विश्व में पहली घटना होगी। लेकिन आरोप सुरेश जी आप लोगों पर भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे किसान नेता भी इस पर उसको पॉलिटिसाइज करने की बात करते हैं। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी कहते हैं इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और जो टाइमिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिएगा चुनाव नज़दीक हैं तो अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। ये स्वाभाविक बात है सोनल जी। किसी फूफा या मामा को अगर घर में सम्मान नहीं देते रिश्तेदार, तो जब वो बेटे या बेटी की शादी रखते हैं, वो फूफा या मामा तभी अपना नाराजगी प्रकट करता है। जब ये वोट लेने के लिए दरवाजे पे आएंगे किसानों के या हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के, तभी तो इनको पूछा जाएगा। अब 5 साल पहले किसान इतना लंबा संघर्ष, 3 साल का संघर्ष करके पहले ही बेचारे बहुत परेशानी में रहे हैं, क्योंकि ना उनकी फसल ठीक से पैदा हो पाई, ये संभाल नहीं पाए। पशुधन होता है जैसे गांव में देहात में, तो उसका भी उनको भारी नुकसान हुआ। और यही नहीं, उनके पास इन्होंने झूठे सूचे मुकदमे बनाकर यातनाएं देना भी शुरू कर दिया। किसी का ट्रैक्टर, किसी का बिजली का बिल, पता नहीं किसी के जो ट्रांसफार्मर थे वो नहीं अलॉट किए, और पासपोर्ट भी एक तरह से इन्होंने रोकने का उस पर भी उन्होंने एक टिप्पणी लिखी कि जो आंदोलन में जा रहा है उसको वीजा नहीं मिलेगा, तो पासपोर्ट के ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जब्त भी किए हैं उस समय में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो किसानी के ऊपर इन्होंने फसल बीमा योजना के नाम से किसानी के ऊपर आजाद भारत में सबसे बड़ा घोटाला किया। ये तो ये भी कहते थे कि हमने बीमा योजना शुरू कर दी, ढिंढोरा पीटते हैं। अब उसमें क्या कंडीशन है कि जब तक 75% पूरा गांव, यानी इनका देखिए कहते हैं ना, जो मांगड़े जावें और मरे की खबर लावें, तो ऐसे लोग हैं कि कह रहे हैं 75% जब पूरा गांव अग्नि से जल नहीं जाएगा, पानी से डूब नहीं जाएगा, तो तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रति एकड़ बीमे की किस्त काटते हैं सोनल जी, और 1 एकड़ अगर उस किसान का तबाह हो जाता है किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कब देंगे? फसल बीमा योजना में, जब उसका 75% पूरे गांव के रकबे का नुकसान हो जाएगा। कौन सा कानून है ये ऐसा? ठीक है, ठीक है, फसल बीमा योजना हो या ठीक है। एडवोकेट उदय प्रताप सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसको पूरा कीजिएगा। हाँ जी, तो 28 मई को हमने एक बहस की थी कि ये शंभू बॉर्डर है जो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, इसकी वजह से ना केवल किसान और भी जितनी भी जनरल पब्लिक है सारी सफर करती है। तो इस पे स्टेट ऑफ हरियाणा ने कमेंट किया था कि ये पार्शली ये खुला है फॉर द इमरजेंसी व्हीकल एंड द अदर व्हीकल्स, एंड तो इसको हमने रिवर्ट किया विद द फिजिकल एविडेंस कि जो ये स्टेट ऑफ हरियाणा कंटेंशन रख रहा है ये गलत है। तो इसमें जज साहब ने बाय वे ऑफ स्टेटस सीख किया था, बाय वे ऑफ एफिडेविट। जो वो एफिडेविट फाइल हुआ था वो उसके बाद हियरिंग हुई 10 जुलाई की। तो 10 जुलाई की हियरिंग को स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक ही दवाई दी कि अगर किसान दिल्ली जाएंगे तो इससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो हमने वहाँ उनके उसको रिबट किया उनके पॉइंट को that state of Haryana is merely working on the presumption that if farmer will go to Delhi then they will disturb the public order। तो हमने बोला कि ये फार्मर है जो ये कोई ना तो ये क्रिमिनल है ना ये इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं कि जो दिल्ली जाएंगे तो पब्लिक ऑर्डर खराब करते हुए जाएंगे। तो जज साहब ने हमारी आर्ग्यूमेंट कंसीडर करी और किसानों के हक का एक फैसला दिया, जिसमें बोला कि 1 सप्ताह में ये जितना भी शंभू बॉर्डर पे अनलॉफुल बैरिकेडिंग है इसको हटा दिया जाए। बस उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा ने, अब आज मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे पास कॉपी भी रिसीव हुई है, स्टेट ऑफ हरियाणा ने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की है। उसमें हमने कैविएट की एप्लीकेशन मूव कर दिया है कि उसमें कोई भी ऑर्डर हमको बिना सुने, कैविएट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर हमको बिना सुने पास न किया जाए। और इसमें कोइंसिडेंटली हमने इसी मेरी PIL में एक पहले ऑर्डर कराया था जिसमें शुभकर्ण एक किसान था, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक जुडिशियल कमीशन बनवाई थी
जिसमें एक एडीजीपी हरियाणा थे, एक एडीजीपी हाँ, पंजाब, इसको एक थोड़ा टेक्निकली मैं थोड़ा हाईकोर्ट। समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल होगा तो हम इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, किस तरीके से है कि जो अधिकारियों को एसआईटी गठित करने में लगाया गया है उसको आप बदलवाने की अगर मांग उठाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? मेरे हिसाब से जो ऑफिसर हैं, जो हाई लेवल के ऑफिसर की एसआईटी बनी है, फेयर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनी है, उसके ऊपर तो सबको फेथ रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट की मशीनरी के ऊपर कहीं तो फेथ रखेंगे तभी किसी को न्याय मिलेगा। बट अगर ये बदलवाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराने का पहले भी हम हाई कोर्ट में केस लड़ते होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वन एजेंसी टू अदर, फ्रॉम पुलिस टू सीबीआई और हरियाणा टू पंजाब, ये करवा सकते हैं अगर ये कोई इच्छा रखते हैं ऐसी। तो इसके बाद क्या हुआ था इस केस में, जो हमने फेयर इन्वेस्टिगेशन का केस जुडिशियल कमीशन बनवाई थी, इस ऑर्डर को भी चैलेंज करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा पहुंचा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में। कोइंसिडेंटली उस एसएलपी की हियरिंग थी 12 को, जो 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को स्टेट ऑफ हरियाणा ने अपनी कंटेंशन यही रखी कि अगर फार्मर वहाँ ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसको भी हम चैलेंज करेंगे। तो हमने वहाँ उनको काउंटर किया कि ये ऑर्डर बिल्कुल गुड है और गुड जस्टिफाइड है। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने अनलॉफुल पिछले 6 महीने से बंद कर रखे हैं। तो इसमें जज साहब के एक बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे ऑनरेबल जजेस के ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, बिल्कुल इस पर एक मिनट मेरे को पॉइंट करने दीजिए। तो उसमें जज साहब ने बोला कि क्या फार्मर किसान नहीं है? नहीं। क्या फार्मर इंडिया के सिटीजन नहीं है? क्या फार्मर को दिल्ली जाने का हक नहीं है? और एक जज साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि आपको रोड को खुला रखना आपकी ड्यूटी है और आप बस उसको नियंत्रित कर सकते हो, ना कि उसको ब्लॉक कर सकते हो। और तीसरा कमेंट जज साहब का पर्सनल आया था कि जब जज साहब यहाँ इधर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी इस एरिया से बिलोंग करते हैं, जब वो इधर आ रहे होंगे तो उसको पर्सनल इनकन्वीनियंस हुई थी। तो जज साहब जब हम बिल्कुल ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने पढ़ी हैं, और जब जैसे ही ये डिसीजंस आए तो सारे हाइलाइट्स हमारे पास आए भी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, जिस तरीके से अभी एडवोकेट उदय प्रताप भी बात कर रहे हैं, सुरेश रोड भी कह रहे हैं, मनोज जागलान भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये जो माहौल बन गया है, क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है, आप कह रहे हैं कि आपने तमाम योजनाएं चलाई, सारी कोशिशें करी किसानों को खुश करने की, लेकिन ये बीच में कहाँ कड़ी अटक जाती है कि बार बार इस तरह के हालात बन जाते हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगा। आज वो एमएसपी को लेकर के गुणगान कर रहे हैं। 2014 से पहले कितनी बार इनकी सरकार रही, कितने दशकों तक इनकी सरकार रही, क्यों नहीं किसानों के लिए एमएसपी का कानून इन लोगों ने बनाया? कितनी बार सेंटर में इन लोगों की सरकार आई, क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार यहाँ रही, क्यों नहीं एमएसपी पर फसलें दी आप लोगों ने? क्यों जब फसल खराब हो जाती थी 1-1, 2-2 रुपए के चेक आप लोग दिया करते थे? जब तो आप लोगों ने नहीं दिया लोगों को चेक, किसानों को चेक, जब तो किसानों को 50-50 हजार रुपए का आपने प्रति एकड़ मुआवजा नहीं दिया। आज आपको किसान याद आ रहे हैं जब चुनाव आपको आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसान हितैषी अगर किसी पार्टी ने काम किया है, किसी सरकार ने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की या फिर मोदी जी की सरकार रही है। हरियाणा में मनोहर लाल जी के बाद नायब सिंह सैनी की सरकार काम कर रही है। ठीक है, मनोज जागलान जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, समय नहीं है। जब कमेटी बनाई गई, जब सोनल जी कमेटी बनाई जा रही थी, तो किसान संगठन की तरफ से ही सदस्य नहीं आए थे, जिस वजह से वो एमएसपी के कानून की जो कमेटी बनाई जा रही थी, अगर वहां से किसान संगठन के सदस्य आ गए होते तो आज एमएसपी पर कानून बन गया होता। ठीक है मनोज जागलान जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं है। हाँ, किसान संगठन के नेता आ गए होते तो एमएसपी पर कानून बन गया होता, डॉक्टर पंकज बेनीवाल कह रहे हैं। जी देखिए सोनल जी, अगर कोई बहुमत अपने पास रख के, अगर 33 का आंकड़ा अपने पास रख के और 3 किसान नेताओं को न्योता देता कि आप आइएगा और बैठ के एमएसपी पर बात कीजिएगा, तो सीधी सी बात में बहुमत इनके पास है, तो वहां कौन सुनेगा? और दूसरी बात साथ के साथ ये भी है कि बार बार किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र मत कीजिएगा। हम तो एक बात कह रहे, देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित भाव दीजिएगा। तो देश के किसानों को क्या जरूरत है कि किसी से मांग लेने की, किसी से कुछ उधार लेने की? देश का किसान इतना सक्षम है, इतना मेहनती है। हम तो ये कहते हैं कि आप हमारी आवाज सुनिएगा, हम इस देश को दिन रात मेहनत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करेंगे। और साथ के साथ सुरेश रोड जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया सर, बहुत छोटी।
सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप ऐसे रास्ता नहीं रोक सकते, ये सरकार की ड्यूटी है रास्ता खुलवाना। ये उसको मिसलीड कर रहे थे बात को, ऑर्डर में साफ लिखा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जनता या विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को आगाह किया था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो कोई कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो विपक्ष के नेता नहीं थे, वो किसान नेता नहीं थे। ये पहली बार हुआ है। प्रजातंत्र खतरे की बात जो है बीजेपी यानी प्रभावित करती है, न्यायपालिका सुरक्षित नहीं है, इस बात की पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस ने की थी। ठीक है, सारी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, किसान नेताओं की अपनी समस्याएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ना शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि ऊंट अब किस करवट बैठता है, कि क्या किसानों को सरकार कन्विंस करवा पाती है या फिर वो इसी तेवर के साथ आगे बढ़ते हैं, देखना होगा। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है हमें।